कि किसी की 100 दिन की जिंदगी किसी ना काम आती है, किसी की 100 दिन की जिंदगी किसी ना काम आती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम कर जाती है। ऐसा ही काम मैंने प्रातः काल के सत्र में भी थोड़ा सा संकेत किया था। वो क्रांति धरा पंजाब, जिसको सौभाग्य तो 5 नदियों के योग से नाम प्राप्त करने का है, लेकिन नदियों से ज़्यादा उस धरा का इतिहास बलिदानी इतिहास है। इतिहास के पृष्ठों को खोल करके पढ़ करके जब देखते हैं तो पता चलता है कि इस देश में विदेशी आक्रांता जिस समय भारत माता की छाती पर अपने घोड़ों की टाप लेकर के आक्रमण करने के लिए उद्यत होते तो सबसे पहले उनकी घोड़ों की टाप खैबर दर्रा के मार्ग से होती हुई पंजाब की धरा पर आती और पंजाब के उन वीर सपूतों को उनकी माताएं इस प्रकार से तैयार करती है कि वो इस धर्म की रक्षा के लिए कभी तो दीवारों में चिन जाते हैं, कभी आरे से कट जाते हैं। एक बड़ी लंबी बलिदानी परंपरा है और उस परंपरा को मंद होती दिव्य ज्योति को घृत तब मिलता है जब उस धरा पर स्वामी दयानंद का आगमन होता है। सरदार अर्जुन सिंह को पता चलता है कि एक बड़ा क्रांतिकारी सन्यासी जिसने सारे संसार में एक प्रकार से हलचल तो मचा दी है, जो लंबी विदेश यात्रा पर तो नहीं गया, लेकिन जिसके क्रांति के चर्चे यहां से लेकर के महारानी विक्टोरिया के आंगन तक होते हैं, वो व्यक्ति यहां आए हैं। वो गए और जाकर के निवेदन किया और स्वामी दयानंद सरस्वती के हाथ से सरदार अर्जुन सिंह ने पहला सिख होने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने ऋषि दयानंद के हाथ से अपना उपनयन संस्कार कराया था। बाद में जाकर के उनके परिवार में वो परंपरा पड़ी और उन्होंने उपनयन संस्कार नहीं कराया। कई बार हम लोग यहाँ से मंच से भी कहते हैं कि यज्ञोपवीत तो हमारे यहाँ भी यजमान ले लेते हैं, विवाह संस्कार में भी हमारे यहाँ पुरोहित पंडित उपनयन संस्कार करा करके यज्ञोपवीत देते हैं, लेकिन अधिकतर की स्थिति क्या होती है वो मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। कोई खूंटी पर टांग देता है, कोई वहीं छोड़ता है, कोई मैरिज होम के हैंगर में छोड़ करके चला जाता है। लेकिन सरदार अर्जुन सिंह ऐसे नहीं थी, वो दृढ़ आर्य थे। हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों को कहते हुए कि मेरे दादाजी कट्टर आर्य समाजी थे। इस क्षेत्र में तो ये पूरा क्षेत्र जो ये हमारा दोआब का क्षेत्र है, यहाँ तो एक प्रकार से क्रांतिकारियों की फैक्ट्री होती थी, कारखाने होते थे, आर्यों के यहाँ बड़े बड़े मेले लगते थे और एक एक आर्य कट्टर आर्य कहलाता था। आज ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उन संस्कारों को, जिसकी मैं चर्चा थोड़े से इस समय के अंतराल करने वाला हूँ। एक प्रसंग भगत सिंह के जीवन का आता है कि उनके घर पे क्रांतिकारियों की बैठक है, गुप्त बैठकें। उस समय देश की पराधीनता के काल में देश की आज़ादी के लिए नौजवान अत्र तत्र यत्र सर्वत्र किया करते थे। अब वो स्थान तो नहीं है, लाहौर तो गया पाकिस्तान में, डीएवी कॉलेज का वो प्रांगण, डीएवी कॉलेज की वो छत, जिस पर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी पूरे का पूरा रात्रि और दिन का काल छिप करके बिताते थे। कभी आपको सौभाग्य मिले, दिल्ली के पास गुरुकुल इंद्रप्रस्थ चलता है, उस धरा को नमन करने के लिए जाना। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने जीवन काल में 5 गुरुकुल खोले और 5 ही गुरुकुल क्रांति का केंद्र रहे। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जब आप जाएंगे तो वहाँ एक गुफा है, उसको संग्रहालय का छोटा सा रूप भी दिया गया है। वहाँ भी ये सारे क्रांतिकारी अपनी आज़ादी की युद्ध को चलाने के लिए गुप्त बैठकें किया करते थे। तो ऐसी एक बैठक सरदार अर्जुन सिंह के घर में भगत सिंह और उनके साथियों की चल रही है। एक मेज रखी है, बड़ी पुरानी मजबूत मेज, और उस मेज के आसपास उनके साथी चारों तरफ बैठे हैं। अचानक से उनके एक साथी के पैरों की हलचल होती है और वो पैर एक टिन नुमा किसी पात्र से, किसी डब्बा से टकराते हैं। बार बार खटखट की आवाज़ होती है। जब खटखट की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को करने में उस नौजवान को बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे जब निरंतरता को प्राप्त करती है तो भगत सिंह के कानों में वो आवाज़ जाती है। तो भगत सिंह अपने उस साथी को बड़ा डांटते हुए कहते हैं कि आपको पता है आप क्या हरकत कर रहे हो, क्या कर रहा है, कि आपको नहीं पता आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, कि क्या कर रहे हैं, कि ये दादाजी का हवन कुंड है और इस हवन कुंड को आप स्पर्श कर रहे हो। उसने कहा यह हवन कुंड होता क्या है, कैसा है, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा इस संदर्भ में जानते नहीं थे। तो भगत सिंह ने कहा ये जिस युद्ध
हवन कुंड को आप पैर लगा रहे हो, लोहे का ये कुंड, अगर दादाजी को पता चला तो दादाजी अति क्रोधित होंगे और शायद आपको बहुत अच्छे प्रकार से डांट फटकार भी लगाए। और मित्र पूछते हैं कि आखिर इसमें ऐसा रहस्य क्या है कि जिसके कारण आप इतना उत्तेजित हो रहे हो। तो भगत सिंह कहते हैं कि आपको नहीं पता कि दादाजी इस कुंड का कितना सम्मान करते हैं। इतना सम्मान करते हैं कि जब सरदार अर्जुन सिंह अपने घर से किसी संबंधी के यहाँ, किसी रिश्तेदारी के यहाँ लंबी यात्रा पर जाते थे, चूंकि आज की तरह उस समय आवागमन के इतने उत्तम साधन न थे, लोग पैदल यात्राएं ज़्यादा करते थे। तो भगत सिंह कहते हैं कि दादाजी जब यहाँ से कहीं दूसरी जगह किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं और दादाजी को पता होता है कि वहाँ प्रवास करना है, रुकना है, तो दादाजी हवन कुंड के साथ में समिधाएं, घी और सामग्री लेकर के साथ यात्रा करते हैं। और यात्रा करते समय दादाजी हवन कुंड को हाथ में लेकर के नहीं चलते। तो मित्र पूछता है तो फिर कैसे चलते हैं कि इसकी गठिया बनाते हैं, गठरी बना करके चलते हैं। तो बोले फिर गठरी को कहाँ रखते हैं कि उस गठरी को सिर के ऊपर रखते हैं। क्यों सिर के ऊपर रखते हैं? क्योंकि दादाजी का ऐसा मानना है कि यज्ञ का स्थान यदि संसार में कहीं है तो सर्वोत्तम स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। एक उदाहरण भगत सिंह का। दूसरी चर्चा मैंने प्रातः काल के सत्र में भी की थी, पुनः उसकी थोड़ी सी आवृत्ति करते आगे बात को लेकर के चलेंगे। भगत सिंह हो गए हैं, उनकी आयु निश्चित हो गई है। दादा को मन में आया कि अब हमें अपनी ऋषि परंपरा को आगे लेकर के चलना है। तो दादाजी वहां से पत्र लिखते हैं। कहां से? पंजाब से। और पत्र लिखते किसको है? आर्य समाज के उस समय के उच्च कोटि के विद्वान उपदेशक है पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति। ये पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति वही है जिनके बाद में वंशज अंतरिक्ष की यात्रा पे गए पंडित राकेश शर्मा, उनके दादाजी होते हैं पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति। पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति को पत्र मिलता है सरदार अर्जुन सिंह का, और उसमें लिखा है कि पंडित जी मेरे 2 पोते हैं जिनकी आयु उपनयन संस्कार की हो गई है। मेरा मन है कि आप आए और आकर के अपने ब्रह्मत्व में मेरे इन पोतों का उपनयन संस्कार कराएं। बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, अनेक लोग उपस्थित है। यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद आशीर्वाद की प्रक्रिया जब चलने लगी तो इतिहासकार लिखते हैं कि सरदार अर्जुन सिंह खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दोनों पोतों की भुजा को पकड़ा और पकड़ करके कहा कि पंडित जी इन सब लोगों के सम्मुख अग्नि को साक्षी मान करके मैं अपने इन दोनों पोतों को आज से देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। इतिहासकार कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूत के पांव माता पिता परिजन वंशज पालने में ही बोलो। और पहचान गए थे उनके पिता सरदार किशन सिंह। भगत सिंह गए खेत में और जाकर के तिनकों के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते पिता का ध्यान गया कि बालक कर क्या रहा है। तो बाल मन के साथ पिता जुड़ते हुए पूछते हैं कि भगत क्या कर रहे हो? तो आज की तरह भगत ने उल्टा सीधा उत्तर नहीं दिया, ऐसा उत्तर दिया कि कमर की रीढ़ सीधी होनी चाहिए। भगत सिंह ने कहा कि पिताजी बंदूकें बो रहा हूं, बंदूकें। तिनकों से जो बंदूकें बना करके खेलने वाले बालक थे वो उस पंजाब की धरा पर पैदा हुए। हमारे यहाँ उपदेशक लोग गाते हैं, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से। आगे कवि बहुत बढ़िया पंक्तियां लिख जाता है कि तुम न समझो कि ये आजादी हमें यूं ही मिली है, तुम न समझो कि ये आजादी हमें यूं ही मिली है, हर कली इस चमन की कुछ खून पीकर ही खिली है, बिछ गए दीवार में नींव के नीचे गड़े हैं, आजादी के ये महल उन बलिदानियों की छाती पर ही तो खड़े हैं, आजादी के ये महल उन बलिदानियों की छाती पर ही तो खड़े हैं। लेकिन बंधुओं इतना सरल नहीं होता भगत सिंह बनना, इतना सरल नहीं होता स्वामी श्रद्धानंद बनना, इतना सरल नहीं होता पंडित लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी बनना, इतना सरल नहीं होता अशफाक उल्ला खां, रोशन लहरी और राजेंद्र प्रसाद बनना। इतिहास के पृष्ठों को उठा करके देखे तो कई कई पीढ़ियों का पुण्य लगता है। निवेदन कर रहा था कि भगत सिंह के दादा आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के सैद्धांतिक व्यक्तित्व है, चरित्र जीते हैं, बिना अग्निहोत्र के, बिना हवन के, बिना यज्ञ के भोजन नहीं करते हैं। वही संस्कार उनकी संतानों में आते हैं और वही संस्कार जाकर के तीसरी पीढ़ी में आते हैं
उस तीसरी पीढ़ी के बाद वो संस्कार चौथी पीढ़ी में चल रहे हैं और इस समय चौथी और पांचवी पीढ़ी आज भी इस देश के लिए संघर्षरत है। कई बार हमें सौभाग्य मिला भगत सिंह के भतीजों से मिलने का। भगत सिंह के सबसे छोटे भाई थे सरदार कुलतार सिंह। आर्य समाज के लोग जानते हैं, कोई पुराना अपरिचित नाम नहीं है। जहाँ जहाँ भी आर्य समाज के सम्मेलन होते थे, सरदार कुलतार सिंह जब तक जीवित रहे तब तक इन सम्मेलनों में आते रहे। उनके बाद उनके बेटे हैं सरदार करणजीत सिंह संधू, सहारनपुर में रहते हैं। आज भी 365 दिन उनका कार्यक्रम प्रवास में रहता है। अभी भी 3-4 दिन पहले वो पंजाब से उठ करके पाकिस्तान गए, जिस पाकिस्तान की उस धरा पर भगत सिंह का बड़ा निकट का संबंध रहा। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हमने बहुत सारे तीर्थ विधर्मियों को दिए। देश की तथाकथित इस बंटवारे की आग में इस देश के बहुत सारे तीर्थ हमारे हाथ से निकल गए। पंजाब का वो गुरुओं का मलकाना साहिब तीर्थ हमारे हाथ से निकल गया। भगत सिंह के बहुत सारे स्मृति के चिन्ह, लाहौर जैसी स्मरणिक संस्थाएं आज पाकिस्तान में अपना अस्तित्व समाप्त करने को तैयार बैठी है। लेकिन भारत के इन नौनिहालों ने, भारत की माताओं ने अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियां सुना सुना करके आज भी जिंदा रखा है। आज 23 मार्च है और ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। मैंने प्रातः काल के सत्र में भी चर्चा की थी कि जिस आयु में इस देश का नौजवान रोजी रोटी की चिंता करता है, अपने पेट और भविष्य की चिंता करता है, अपने पैकेज की चिंता करता है, उस काल में भगत सिंह इस देश की आज़ादी की चिंता क्या करते थे। मात्र 23 वर्ष की आयु में भारत माँ का लाल अपने उन साथियों के साथ जो कभी बचपन में बंदूकें बोया करता था, बड़ा होकर के बम और बंदूक बनाने के मास्टर बने और उसी बम और बंदूक के चलते अंग्रेजों की नींद हराम की उन्होंने। बाद में जाकर के लोगों ने कह दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना भड़क बिना ढाल। और बाकी की पंक्तियां तो आपको याद है, लेकिन हमारे यहाँ उपदेशक सुनाया करते हैं। हमारे यहाँ उपदेशक बहुत सारे गीतों को सुनाया करते हैं और सुनाते सुनाते वो कहा जाया करते हैं कि मेरी माँ शेरों वाली है, जिनके शेरों की दुनिया में शान निराली है। इस गीत में पूरा का पूरा एक लंबा इतिहास आता है बलिदानी शेरों का। शिवाजी की चर्चा करते हैं, शिवाजी की माँ जीजाबाई की चर्चा करते हैं और ये चर्चाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया है, समाज में जागरूकता भी आई है, लोग देशभक्ति की भावनाओं से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जागरूक भी है। लेकिन यथार्थ में देखें तो उनके सपने आज अधूरे ही हैं। वो स्वप्न, जिस स्वप्न को लेकर के वो लोग फांसी का फंदा झूम गए, वह स्वप्न, जिन स्वप्न को लेकर के उन्होंने अपने घर परिवार की, अपने भविष्य की चिंता न की। हमारे यहाँ तो कहते हैं, उपदेशक लोग सुनाते हैं कि भगत सिंह की माता विद्यावती जब अंतिम बार भगत सिंह से मिलने के लिए लाहौर की सेंट्रल जेल गई और बेटे की इस स्थिति को देख करके माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो भगत सिंह ने कहा कि माँ अब आप मत आना। तो माँ ने पूछा क्यों ना आए? तो भगत सिंह ने कहा कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप रोती है, आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं। तो समाज के लोग उन आंसुओं को देखते और कहते कि वो कैसी माँ है, कैसी विचित्र माँ है जो इस समय भी द्रवित है, दुखी है, पीड़ित है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की आंखों में आंसू हो, मेरी माँ का हृदय वीरांगना जैसा भरा हो, मेरी माँ सिंगनी जैसी हो। मेरे बलिदान पर मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, अपितु मेरी माँ को प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए। बंधुओं, विचार करके देखे उस माँ और पुत्र के संवाद को, कभी अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस संवाद की आवृत्ति करके देखना। यहाँ से मंच से बैठ करके बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन हमारा बेटा बेटी जब पढ़ने के लिए कहीं हॉस्टल में जाता है, हम तो कन्या गुरुकुल चलाते हैं, प्रतिवर्ष इस प्रकार के दृश्यों को देखते हैं कि माता पिता को पता है कि महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको मिलने भी आना है, फोन पे भी आप बात कर सकते हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद ये बच्चा स्नातिका होकर के जब ये घर जाएगी या जाएगा तो ये आपके परिवार में आपके साथ रहेगा। तब भी माता पिता ऐसा रोते हैं कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाए। लेकिन दृश्य का विचार करें कि भगत सिंह की माँ और भगत सिंह के मध्य में जब ये संवाद उस जेल के अंदर होता है तो कैसी रही होगी वो वीरांगना, और किन भावों के साथ उस माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया होगा।
जब पुत्र कहता है कि मां आपकी आंखों में आंसू अच्छे बोलो नहीं लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जिस गीत को गाया करते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, लेकिन आज की स्थितियां क्या है? उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जला करते थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। कहां है आज भगत सिंह? कहां है अब राजेंद्र लहड़ी? कहां है आज ठाकुर रोशन सिंह? यदि इस देश के बच्चों से पूछें कि बच्चों बताओ राजगुरु का पूरा नाम क्या था, तो आज की पीढ़ी को राजगुरु का नाम तो पता है, लेकिन पूरा नाम क्या था? शिवराम हरि राजगुरु। और सुखदेव का? भगत सिंह का नाम तो याद है, लेकिन आज के बच्चों को पूछे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, सारे खिलाड़ियों के नाम बता देंगे। वो खिलाड़ी किस प्रांत से आते हैं उनका नाम बता देंगे। कौन खिलाड़ी विवाहित है, कौन अविवाहित है, सबका बता देंगे। किसने सेंचुरी बनाई, कितने रन बनाए, किसका स्कोर क्या था, सब बता देंगे। कौन सी फिल्म कहां बन रही है, कहां रिलीज हो रही है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, ये सब बता देंगे। लेकिन वो ना बता पाएंगे कि इस देश में राजगुरु की मां का नाम क्या था। वो ना बता पाएंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहानपुर की उन गलियों में जो एक सब प्रकार के दुर्गुणों से युक्त नौजवान था, जिसके जीवन में शायद कोई अच्छाई रही हो, आर्य समाज के एक सन्यासी के प्रभाव से, आर्य समाज के एक सन्यासी के आगमन से उस नौजवान के हृदय में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। भगत सिंह के इसी बलिदान दिवस पर मुझे संस्मरण आती है वो पंक्तियां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने गोरखपुर की जेल में बैठकर के फांसी से 3 दिन पूर्व समाज को समर्पित की थी। उस आत्मकथा में बैठकर के वो लिखते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी हार्दिक अभिलाषा थी कि कभी मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं जाकर के हिमालय की तलहटी में बैठकर के तप करूंगा, तपाऊंगा अपने शरीर को, योग साधना करूंगा और मोक्ष के पथ पर चलूंगा ताकि जन्म और मरण के बंधन से छूट जाऊं। लेकिन हे ईश्वर, मेरी वो अभिलाषा तो पूरी न हो सकी। लेकिन गोरखपुर की इस जेल में भरी दोपहरी में तपती सूर्य की अग्नि मुझे तपा रही है। प्रातः काल का सूर्य आता, उसकी तेज किरणें जब इस जेल की सलाखों के मध्य से आकर के मेरे शरीर पर पड़ती है तो मैं तप कर रहा होता हूं। दोपहर का मध्याह्न का सूर्य जब इस छत को तपाता हुआ मेरे शरीर के ऊपर ताप को बढ़ाता है, तब मेरी वो अभिलाषा पूर्ण होती है। अस्ताचल का सूर्य जब जेल की सलाखों के मध्य से इस फांसी की कालकोठरी में मेरे शरीर को पसीने से तरबतर करता है, तब मुझे लगता है कि मेरा वो तप करना कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। और वो चर्चा करते हैं अपने गुरु आचार्य सोमदेव की, बंधुओं जैसा बढ़िया भवन आपने बनाया, जैसा आर्य समाज आपने बनाया, ऐसा ही आर्य समाज भवन शाहजहानपुर था। और उस शाहजहानपुर की भी स्थिति कोई बढ़िया नहीं थी, लेकिन पूज्य स्वामी जी जैसा एक सन्यासी उस आर्य समाज में आए जिनका नाम स्वामी सोमदेव थे, वो वहां रहते थे। आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करते, उन्हें खेल खिलाते, उपदेश करते, धीरे धीरे उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, उपदेश करते करते एक दिन स्वामी सोमदेव ने उपदेश किया कि बालकों सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। उन बालकों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। वो लिखते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और मेरे जीवन का तख्ता ही पलट गया। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल एक जन्म का व्यक्ति का तख्ता पलट गया। इतिहास पढ़ करके चिंतन करके देखिए, जिसकी नसों में 3-3 पीढ़ी का रक्त सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके दौड़ता हो, क्या वो भगत सिंह नास्तिक हो सकते हैं? क्या भगत सिंह ईश्वर की आस्था में विश्वास न करते होंगे? जो भगत सिंह अपने पिता दादा के यजकुंड के प्रति अपने मित्र को धमकाते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता कि दादाजी यजकुंड के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि इस यजकुंड को सिर से नीचे नहीं रखते, सिर के ऊपर गठरी लेकर के चलते हैं। इस देश के बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के लोगों के मस्तिष्क में स्थापित किया कि भगत सिंह तो नास्तिक थे, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं। और इस देश की विडंबना यह है, उन्होंने पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन हमने भी भगत सिंह को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की।
कभी भगत सिंह के जीवन चरित्र को पढ़ें तो पता लगेगा कि भगत सिंह कितने बड़े आस्तिक थे, भगत सिंह कितने बड़े ईश्वर भक्त थे, भगत सिंह कितने बड़े देशभक्त थे और उसके अंदर कितनी गहरी लीडरशिप थी कि अपने सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए आज की ही तारीख को 23 मार्च को वो नौनिहाल 3 भारत माँ के लाल हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए और आने वाली पीढ़ी को एक भारत, अच्छा उत्तम भारत, सर्वांगीण भारत जिसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम गुण हो, जो दुनिया का विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसे भारत के सपने को छोड़ करके गए। तो अब ये दायित्व मेरा और आपका है कि हम उनके सपनों को साकार करें और उनके सपनों को साकार करने का एक प्रयत्न ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को वीरों की कहानियाँ सुनाएं और कुछ ना कर सकें तो बैठ करके अपनी संतति को उन वीरों की वीरांगनाओं की ऐसी उत्तम उत्तम कहानियां सुनाए जैसी कहानी माँ विद्यावती अपने पुत्र को सुनाया करती थी। तब ये संस्कारों की परंपरा आगे जाएगी जिसको सरदार अर्जुन सिंह रेशीदान जी महाराज की छाया में बैठ करके प्रारंभ किया था। जो लोग कहते हैं कि इस देश की आज़ादी में आर्य समाज का क्या महत्व है, ऐसे लोगों को इनके चरित्र को पढ़ना चाहिए।